हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाल विकास के अपने लास्ट वीडियो में हमने कल्पना, तर्क, चिंतन के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज के वीडियो में बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने जाना था कि बाल विकास को कौन-कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसमें 2 मुख्य कारक के बारे में हमने पढ़ा था। जाना था कि कौन से 2 प्रमुख कारक हैं जो सबसे ज़्यादा बाल विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला था आपका वंशानुक्रम और दूसरा था आपका वातावरण। ठीक है, ये 2 कारक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा किसी भी बालक को प्रभावित करते हैं, उसके वातावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है? उसके विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें आपकी, कि आपको सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया होगा? एक तो वंशानुक्रम ने किया होगा और दूसरा आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, उसने प्रभावित किया होगा, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें जो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। नोट करने वाली चीज़ ये है कि किसी भी बालक का व्यवहार हम कैसे मानते हैं, तो वंशानुक्रम इंटू वातावरण से मानते हैं, ठीक है? कि ये जो वंशानुक्रम है और वातावरण है, इन दोनों का जो इंटू होता है वही बालक का व्यवहार कहलाता है, ठीक है? तो 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि बालक का व्यवहार क्या होता है? वंशानुक्रम इंटू वातावरण, वंशानुक्रम प्लस वातावरण देखने को मिलेगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में मिलेगा वंशानुक्रम माइनस वातावरण, ऐसे करके 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको याद रखना कि यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम इंटू वातावरण क्या होता है? किसी भी बालक का व्यवहार होता है। अर्थात किसी बालक का व्यवहार वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का फल है, ठीक है? मतलब दोनों पर ही डिपेंड करेगा, दोनों का ही मिक्सचर होगा, ना कि किसी एक का, ठीक है? तो किसी भी बालक का व्यवहार क्या होता है? वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही फल होता है, दोनों का ही मिक्सचर होता है, ना कि किसी एक का। अब विकास जो होते हैं वो 2 चीज़ों से संबंधित होते हैं। एक तो जन्म से होता है, जो जन्म से विकास हो रहा है, और दूसरा समाज से। तो जन्म से संबंधित जो विकास होता है वो वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है? ये प्राकृतिक होता है। दूसरा होता है समाज से संबंधित। समाज से संबंधित जो विकास होता है वो वातावरण में आ जाता है, मतलब वातावरण पे डिपेंड करता है, और इसमें पोषण आ जाता है कि किसी बालक का पोषण कैसे हुआ है, ठीक है? किस अवस्थाओं में हुआ है। तो ये समाज से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, ठीक है? तो दोनों ही चीज़ याद रखना। क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ लेगा कि पोषण जो है वो विकास के किस क्रम से संबंधित है? वंशानुक्रम से या वातावरण से? किस पे डिपेंड होता है? किस कारक पे डिपेंड होता है? तो वो वातावरण पे डिपेंड होता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वंशानुक्रम की, हेरिडिटी की, ठीक है? तो वंशानुक्रम की बात कर लेते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ है समान के समान, अर्थात माता-पिता अथवा पूर्वजों के समान उनकी संतान, ठीक है? तो वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है? समान के समान, मतलब एक जैसा। अर्थात हम कह सकते हैं कि माता-पिता और उनके जो पूर्वज हैं, उनके समान उनकी संतान का होना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। माता-पिता और उनके पूर्वजों से गुणों का संतान में प्रवेश करना, अर्थात पैतृक गुणों का स्थानांतरण ही क्या है? वंशानुक्रम है, ठीक है? तो वंशानुक्रम अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें उसकी, तो पैतृक गुण क्या हो जाते हैं? जो हमें माता-पिता से, अपने नाना-नानी से, बाबा-दादी से जो हमें मिलते हैं, वो पैतृक गुण होते हैं। तो पैतृक गुणों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है? सिंपल सी डेफिनेशन अगर 1 नंबर में आती है कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं? तो पैतृक गुणों का स्थानांतरण ही क्या है? वंशानुक्रम है। सिंपल सी डेफिनेशन है। वंशानुक्रम और आनुवंशिकता का वाहक क्या होता है? जीन होता है। ये चीज़ याद रखना कि वंशानुक्रम और आनुवंशिकता एक ही चीज़ है, और दोनों का वाहक क्या होता है? जीन होता है। मतलब जो भी गुण ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? तो वो जीन के थ्रू होते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। अब हम जान लेते हैं कि जीन्स कहते किसे हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का आकार धागे के समान होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन्स स्थित होते हैं। ये जीन्स ही वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, ठीक है? अगर हम जीन्स की बात करें तो जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, इसका अगर हम आकार की बात करें, ये देखने में कैसा होता है? तो किसी भी धागे के समान होता है। आपने धागा देखा होगा, ठीक है? तो उसी के समान होता है क्रोमोसोम, ठीक है? या हिंदी में से गुणसूत्र कहते हैं। और प्रत्येक जो क्रोमोसोम होता है उस पे क्या पाए जाते हैं? उसमें जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो 23 जोड़ी शायद क्रोमोसोम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। तो 23 जोड़ी की अगर हम बात करें तो वो कैसी आकृति होती है उसकी? तो वो धागे के समान होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स स्थित होते हैं। तो यही जीन्स क्या करते हैं? गुणों का ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? मतलब अपने माता-पिता से बच्चों में जो है गुणों का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है? वो जीन्स के थ्रू होता है। इसीलिए इसे आनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना। वंशानुक्रम की इकाई के रूप में जीन्स को ही माना जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि वंशानुक्रम की इकाई के रूप में किसे हम मानते हैं? तो जीन्स को मानते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है? गुणों का ट्रांसफ़र होता है। अब हम वंशानुक्रम की परिभाषाएँ देख लेते हैं, काफ़ी पूछी जाती हैं वंशानुक्रम की परिभाषाएँ, ठीक है? तो इन्हें जान लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको 1 और 2 याद रखनी है, ठीक है? एक तो इसकी याद रखना रूथ बेडिक्ट की, और दूसरी जेम्स ट्रेवर की, ठीक है? तो रूथ बेडिक्ट ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि माता-पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या है? वंशानुक्रम है। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेंगे आप कि वंशानुक्रम क्या है? तो माता-पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये कहा था रूथ बेडिक्ट ने। दूसरा है जेम्स ट्रेवर के अनुसार, इन्होंने कहा
कि माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही क्या वंशानुक्रम है। मतलब थोड़ी सी इधर उधर कर दी, डेफिनेशन सेम ही है। ठीक है, कि माता पिता की विशेषताओं का संतान में जो हस्तांतरण होता है, जो ट्रांसफर होता है, वही क्या है, वो वंशानुक्रम है। ठीक है, तो ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार होगी। थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि वंशानुक्रम हमारी पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। ठीक है, तो थॉमसन के अनुसार ये था कि जो वंशानुक्रम है वो हमारी पीढ़ियों के बीच, मतलब कि हमारी पीढ़ी जो चल रही है माता पिता की, बाबा दादी की, तो हमारी पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी जो संबंध होते हैं उनके लिए सुविधाजनक एक शब्द है। ठीक है, तो ये थॉमसन के अनुसार है। तो 3 डेफिनेशन है, आपको 2 अच्छे से याद रखनी है, तो रूथ बेनेडिक्ट की और जेम्स ड्रेवर की याद रख लेना, क्योंकि आपको ये सारी टेट में भी पढ़नी है। अब हम कुछ वंशानुगत रोग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वंशानुगत रोग कौन से होते हैं? जो हमें अपने माता पिता से, अपने बाबा दादी से, ठीक है, तो उनसे हमें जो ट्रांसफ़र होते हैं। अब क्या है कि जीन्स के थ्रू कई सारे गुण ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस गुणों के साथ साथ रोग भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कई सारे रोग भी हमें आ जाते हैं। ठीक है, जो किस पर डिपेंड होते हैं? तो वंशानुगत होते हैं, माता पिता पे डिपेंड होते हैं हमारे। तो इसमें पहला आ जाता है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि चोट जब हमें लगती है तो हमारा जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है। तो ये भी कैसा रोग है? तो ये भी वंशानुगत रोग है। तो इनके नाम याद रखना कि हीमोफीलिया, वर्णांगता, ये कैसे रोग हैं? ये वंशानुगत रोग होते हैं जो अपनी माता पिता से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर आपके मान लीजिए चोट वोट लग गई तो थोड़ा होता है कि आप पानी वानी डालते हैं, थोड़ा दबाव लगाते हैं, थोड़ी देर में रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर आपके एक बार खून निकलना शुरू हुआ, ठीक है, ब्लड आना शुरू हुआ, तो वो जल्दी रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हीमोफीलिया। वर्णांगता में क्या होता है कि इसमें जो रोगी होता है वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, 2 रंग होते हैं, एक होता है नीला और पीला, उसमें अंतर नहीं कर पाता, और दूसरा होता है लाल और हरा, इसमें अंतर नहीं कर पाता। तो ये चीज़ याद रखना कि वर्णांगता में क्या होता है, तो इसमें जो रोगी होता है, जो पेशेंट होगा, वो क्या करेगा, लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाएगा और नीले और पीले में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये वंशानुगत रोग हैं, इनके नाम याद रखना। एक नंबर में पूछेगा कि किन्हीं 2 वंशानुगत रोगों के नाम बताइए, तो आपको इनके नाम लिखने पड़ेंगे। अब एक सिंपल सी प्रोसेस पढ़ लेते हैं निषेचन की। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको टेट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साइंस का टॉपिक है, छोटा सा है, अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले अंडाणु होता है। अंडाणु में क्या होता है, शुक्राणु मिलता है जाके। ठीक है, जब अंडाणु में शुक्राणु मिलेगा तब निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, जब निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये चीज़ याद रखना कि अंडाणु जो होता है उसमें शुक्राणु मिलेगा, उसके बाद निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जायगोट बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म का बना होता है। ठीक है, जो जायगोट होता है वो किसका बना होता है, तो साइटोप्लाज्म का बना होता है। इसी में नाभिक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो जो धागे की आकृति होती है वो इसी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो जायगोट होता है वो किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है, और इसी का जो नाभिक होता है उसी के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनकी कुल संख्या देखें तो कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए जोड़ी की बात हो रही थी, यानी कि एक जोड़ी में 2 होंगे। ठीक है, तो कुल 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इनकी टोटल संख्या देखें तो 46 हो जाती है। ठीक है, स्त्री व पुरुषों के 22वीं जोड़ी स्त्री व पुरुषों की 22वीं जोड़ी तक क्रोमोसोम का आकार जो होता है वो समान रहता है। ठीक है, 22 जोड़ी तक जो क्रोमोसोम है उनका आकार सेम रहेगा। ठीक है, स्त्रियों में भी पुरुषों में भी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, तो समगुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि समान है तो इसलिए समगुणसूत्र कह देते हैं। जबकि जो 23वां जोड़ा होता है उसमें स्त्री व पुरुषों में अलग अलग होता है। ठीक है, स्त्री और पुरुषों में जो 23वां जोड़ा होगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यही डिपेंड करता है कि लड़का होगा लड़की होगा। ठीक है, तो 23वें पे डिपेंड है। ठीक है, 22 देखिए गुणसूत्र जो होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो समान है, स्त्री में भी समान है, पुरुषों में भी समान है। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र है वो क्या है, वो अलग है। ठीक है, उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो 23वां गुणसूत्र बताएगा कि पुरुष है कि स्त्री है। पुरुषों में XY पाया जाता है, जबकि स्त्रियों में XX पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना। जो 23वां जोड़ा होगा गुणसूत्र का, पुरुषों में XY पाया जाएगा और स्त्रियों में क्या पाया जाएगा, XX पाया जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में सैकड़ों जीन्स होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी जीन्स हो सकते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम्स में, और प्रत्येक जीन्स का संबंध किसी न किसी खास गुण से होता है। ठीक है, अब क्या कि आपने देख लिया कि 23 जोड़ी जो होते हैं वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उसमें कई सारे जीन्स होते हैं, सैकड़ों तक जीन्स हो सकते हैं, और जो प्रत्येक जीन्स होता है वो किसी न किसी खास गुण से संबंधित होता है। ठीक है, तो पता नहीं कौन सा जो गुण है वो ट्रांसफर हो जाए आपका, मतलब माता पिता से आप में। ठीक है, तो यही बात हो रही है। जीन में 2 जैविक अणु भी पाए जाते हैं जो DNA और RNA कहलाते हैं। ठीक है, जो जीन होते हैं इसमें 2 क्या पाए जाते हैं, जैविक अणु पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें DNA और RNA आ जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस थी, इन्हें अच्छे से याद रख लेना।
ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि अंडाणु में शुक्राणु मिलता है, फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है, फिर जायगोट बनता है। जायगोट जो होता है वो साइटोप्लाज्म का बना होता है। इसी के नाभिक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग समगुणसूत्र कहते हैं, जबकि 23वां जो जोड़ा होता है वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग देखने को मिलता है, जिसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में ये XY देखने को मिलेगा और स्त्रियों में क्या है? XX देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होते हैं? सैकड़ों जीन्स होते हैं, और प्रत्येक जीन्स का संबंध जो होता है वो किसी खास गुण से होता है। और जीन्स में 2 जैविक अणु भी पाए जाते हैं, DNA और RNA। सिंपल सा है, याद कर लेना। अब 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मानव में शिशु का लिंग किसके ऊपर निर्धारित होता है, किस पे डिपेंड करता है? तो पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखना, ना कि माता की। ठीक है, अब होता क्या है कि कई बार जो लेडीज़ होती हैं उनकी लड़की हो जाती है, तो पहले के टाइम में क्या होता है, लड़की होना अच्छा नहीं मानते थे लोग। ठीक है, तो लड़की हो जाती है तो उसमें क्या होता है, लेडी को गुनहगार मानते थे कि नहीं इसकी गलती है कि कैसे लड़की हुई, इसने मतलब उसे दोष देते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो डिपेंड होता है लड़के के ऊपर। ठीक है, जो पुरुष होगा उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। तो यही कहा गया कि मानव में जो शिशु है उसका लिंग का निर्धारण किस पे होता है? तो पिता की क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि माता की क्रोमोसोम पर। ठीक है, अब क्या है कि मैंने आपको बताया कि माता में जो क्रोमोसोम है वो XX पाया जा रहा है, पिता में XY पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये XX हो गया, ये XY हो गया। जब X से X मिलता है तो लड़की होती है। ठीक है, अब X से XY मिलेगा तो लड़का होगा, फिर से XX मिलेगा तो लड़की होगा, और फिर X और XY मिलेगा तो क्या हो जाएगा? तो लड़का, सॉरी, XY मिलेगा तो लड़का हो जाएगा। तो ऐसे करके ये लड़का लड़की का लिंग का जो निर्धारण होता है वो ऐसे होता है। अब जो हमें पढ़ना है वो है वंशानुक्रम के नियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछे गए हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो वंशानुक्रम के नियम काफ़ी पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वंशानुक्रम के नियम में पहला जो नियम है वो है समानता का नियम। समानता के नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होती है उनकी। ठीक है, कैसे? मतलब अगर माता पिता जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं तो बच्चे भी जो उनके होंगे वो बुद्धिमान होंगे। अगर माता पिता गोरे होते हैं तो उनके बच्चे भी कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। ठीक है, अगर माता पिता थोड़े से काले होते हैं तो बच्चे का भी जो कलर होगा थोड़ा सा डल होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है समानता का नियम। और किस पे डिपेंड है? ये वंशानुक्रम का एक नियम है, समानता का नियम। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि जैसे आपके माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी। जैसे माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, माता पिता की अगर हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होगी, माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे, माता पिता का अगर कलर डल है तो बच्चे का भी कलर थोड़ा डल होगा। ठीक है, तो यह है समानता का नियम। दूसरा आता है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम क्या कहता है कि बच्चे अपने माता पिता की एकदम समान प्रकृति नहीं होते, अर्थात उनमें थोड़ी सी भिन्नता जरूर होती है। कहने का मतलब है कि भिन्नता का नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं सेम टू सेम वैसी संतान नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे फिल्मों में दिखा दिया कि अमिताभ बच्चन का लड़का अमिताभ बच्चन जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपनी ट्रू 40 स्टेट नहीं होते, अगर कहें इंग्लिश में तो ट्रू 40 स्टेट नहीं होते, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम नहीं दिखते, वो थोड़ा बहुत तो अंतर उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही बोला है कि बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता की एकदम समान प्रकृति नहीं होते, अर्थात उनमें थोड़ी सी भिन्नता जरूर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भिन्नता का नियम है। तीसरा जो नियम है वो है प्रत्यागमन अथवा परावर्तन का नियम। अब ये प्रत्यागमन अथवा परावर्तन का नियम क्या कहता है कि माता पिता की विशेषताओं के ठीक विपरीत विशेषताओं वाले बच्चों का पैदा होना ही प्रत्यागमन कहलाता है। मतलब अब होता क्या है कि माता पिता की जो विशेषताएं हैं उसकी ठीक विपरीत हो, ठीक अपोजिट विशेषताएं हैं बच्चों में, तो ये नियम क्या कहलाता है? ये प्रत्यागमन या परावर्तन का नियम कहलाता है। कि मान लिया माता पिता की हाइट कम थी लेकिन बच्चे की हाइट एकदम बढ़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा है, या माता पिता की हाइट बहुत ज़्यादा थी, बच्चे की हाइट कम रहेगी, तो ये नियम क्या कहलाएगा? ये प्रत्यागमन क्या कहलाएगा? कि माता पिता तो बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं निकला, या माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने होशियार नहीं थे, पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन बच्चा बहुत इंटेलिजेंट निकला, तो ये कहलाता है प्रत्यागमन या परावर्तन का नियम। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जब जस्ट अपोजिट हो जाए तो वो प्रत्यागमन या परावर्तन का नियम कहलाएगा। भिन्नता का नियम क्या कहता है कि थोड़ा बहुत चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम वैसा देखने को नहीं मिलेगा। जबकि समानता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी। ठीक है, तो ये 3 नियम है किसके? वंशानुक्रम के। अब हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वंशानुक्रम के सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं, तो वंशानुक्रम के सिद्धांत कुछ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला जो सिद्धांत है वंशानुक्रम का वो है बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, बीजकोष या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? तो इसके प्रतिपादक याद रखना कि बीजमैन। ठीक है, बीजमैन जो है वो इसके प्रतिपादक है, मतलब बीजमैन ने ये दिया था। इसके अनुसार बीजकोष जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो कि एक बच्चे को उसके पिता से मिलता है। इसके अनुसार शरीर का जो निर्माण करने वाला जनन द्रव्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो बीजमैन जो थे इसके प्रतिपादक थे, उन्होंने कहा था कि जो बीजकोष होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, मतलब बच्चे को उसके पिता से मिलेगा, फिर बच्चे से उसके मतलब बच्चे को मिलेगा, ऐसे करके ये चलता रहता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। और इससे क्या होता है? तो इसके अनुसार शरीर का जो निर्माण करने वाला जनन द्रव्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, आपको अपने पिता से मिला है
फिर आपसे आपके बच्चे को मिलेगा। तो ये जनन द्रव्य का सिद्धांत है, ये बीजकोष का सिद्धांत है। ठीक है, बीजकोष को जनन द्रव्य भी कहते हैं। बीज मैंने ये दिया था, इन्होंने कहा था कि बीजकोष जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो कि एक बच्चे को उसके पिता से मिलता है। इसके अनुसार शरीर का जो निर्माण करने वाला जनन द्रव्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो ये है बीजकोष का सिद्धांत। दूसरा है अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत। ठीक है, हस्तांतरण और ट्रांसफर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ट्रांसफर करना। तो अर्जित गुणों के हस्तांतरण सिद्धांत कहता है कि इसके अनुसार माता पिता द्वारा जीवन में अर्जित किए गए गुण उसकी संतान को प्राप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी माता पिता अर्जित करते हैं अपने पूरे जीवन में, तो वही गुण किस पे ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके बच्चों पे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेमार्क के अनुसार व्यक्तियों द्वारा जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे आपके जो माता पिता हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें जन्म से नहीं मिली होंगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अर्जित की। बहुत सारे गुण जो थे उन्होंने अर्जित किए। ठीक है, जैसे वो पढ़ने में पहले होशियार नहीं थे, फिर अच्छा स्कूल मिला, पढ़े लिखे होशियार हो गए। ठीक है, अब उनके अंदर जो गुण विकसित हुआ है वो उनके बच्चों पे भी ट्रांसफर होगा। मतलब उनकी जो संतान होगी उससे वो बचपन से ही वो होशियार रखेंगे। ठीक है, वो बचपन से ही होशियार होगा। ठीक है, तो ये कहा गया है लेमार्क के अनुसार कि इसके अनुसार होता है कि अर्जित गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत के अनुसार कि जो माता पिता अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित करते हैं, जो भी गुण अर्जित करते हैं, वो उनकी संतान को प्राप्त होने वाले होते हैं या उनकी संतान को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही लेमार्क ने कहा कि व्यक्तियों द्वारा जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्ति यानी कि उनकी जो संतान होती है उसे संक्रमित कर दिया जाता है, उन्हें दे दिया जाता है। ठीक है, अब नोट करने वाली चीज़ क्या है कि मैकडूगल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग जो है वो चूहे पे किए थे। ठीक है, मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता संबंधी जो प्रयोग थे वो किसके ऊपर किए थे, तो चूहे के ऊपर किए थे। तो ये चीज़ नोट करने वाली, इसे याद रखना। अब इसी में तीसरा आ जाता है मेंडल का सिद्धांत। मेंडल का सिद्धांत क्या कहता है, तो इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इन्होंने ही आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, मतलब इन्हें ही आनुवंशिकता का हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। एक नंबर में पूछेगा कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए थे, तो मटर के पौधे पे किए थे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कि इन्होंने जो प्रयोग किए थे कि मटर की फसलें बोई थी, फिर कुछ छोटी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर उनके बाद समान हुई, ऐसे करके जो सिद्धांत था वो था आनुवंशिकता सिद्धांत, जो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पे। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत है, तो ये भी वंशानुक्रम का सिद्धांत है। ये चीज़ याद रखना, वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है वो है गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इसके अंदर जो 3 थे वो हमने पढ़ लिए। अब चौथा है आपका लास्ट, गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इसके अनुसार जो बच्चे होते हैं उनके गुणों का हस्तांतरण सिर्फ माता पिता से ना होकर उससे पहले के पूर्वजों से भी होता है। मतलब गॉल्टन ने ये कह दिया कि जो गुणों का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ माता पिता से बच्चों में नहीं होता, लेकिन उनके जो पहले के पूर्वज होते हैं, जैसे बाबा दादी हैं, परबाबा परदादी हैं, या नाना नानी हैं, उनसे भी होता है। ठीक है, उनके भी गुण जो हैं वो बच्चों में आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ माता पिता के गुण आएंगे। ठीक है, तो ये था गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। ठीक है, तो गॉल्टन ने ये दिया था जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर जो गुणों का हस्तांतरण होता है वो सिर्फ माता पिता से नहीं होता, बल्कि उनके पहले के जो पूर्वज होते हैं उनसे भी होता है। ठीक है, तो ये था गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। मेंडल का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, मटर पे इन्होंने प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। मैकडूगल ने चूहे पे प्रयोग किया था, याद रखना आनुवंशिकता का। अर्जित गुणों का हस्तांतरण का सिद्धांत क्या कहता है कि माता पिता जीवन में जो भी कुछ अर्जित करते हैं वो सारा किस पे ट्रांसफर कर देते हैं, अपनी संतान में कर देते हैं। ऐसी बीजकोष का जनन द्रव्य का सिद्धांत है कि जनन द्रव्य जो होता है वो चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता से उनके बच्चों को मिलता है, फिर बच्चों को उनके बच्चों से मिलता है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये थे वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले अपने दूसरे कारक की, यानी कि वातावरण की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।